प्रिय दर्शकों, हमारे ज्योतिष संस्थान ज्योतिष शोध सेवा संस्थान की ओर से आपका मैं स्वागत करता हूं। मैं के मिश्रा आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है, इसके अंतर्गत मैंने ये लिया है कि आपने ये प्रायः देखा होगा कि लड़के और लड़कियों की उम्र ज़्यादा हो जाती, विवाह नहीं होता है। सब कुछ है, गवर्नमेंट की जॉब भी है, अच्छा बिजनेस भी है, अच्छी शिक्षा भी है और उनके बाद घर भी है, ज़मीन भी है, संपत्ति भी है, लेकिन इसके कारण से लड़के और लड़कियों की जो उम्र हो जाती है, विवाह की स्थिति नहीं बनती है। आखिरकार क्या कारण है? पूरा परिवार लगा रहता है, 20 तरह के उपाय करते हैं, लेकिन फिर भी विवाह में कुछ न कुछ बाधाएं उत्पन्न होती रहती हैं। जैसे शादी करने के लिए गए तो कहीं लड़की नहीं जो समझ में आई, लड़की का नेचर और आचरण नहीं जो समझ में आया, कहीं कुंडली का मिलान नहीं हुआ, कहीं उनके परिवार वालों से वैचारिक दृष्टिकोण में मतभेद रहा। इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं। क्या आप लोगों ने कभी विचार किया है कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ऐसा होता है? आज इसी के संदर्भ में हम बात करेंगे। हमारा ये जो थंबनेल है, इसमें हमने ये लिखा है कि लड़के और लड़कियों के विवाह में विलंब, जाने कारण और निवारण। एक निश्चित समाधान की ओर हम आपको ले जाएंगे, बशर्ते ये कि आप लोग हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को अंत तक देखें। और हम ये चाहेंगे कि आप अपने साथ साथ अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि इसका लाभ उन्हें भी प्राप्त हो। आइए प्रारंभ करते हैं कि विवाह ये किन कुंडली के किन भावों का अधिपत्य होता है, ये किन भावों से इनको देखा जाता है। मित्रों, 12 भाव होते हैं जैसा कि आप लोगों को मालूम है। प्रथम भाव से हम शरीर का स्ट्रक्चर देखते हैं, दूसरे भाव से धन और वाणी देखते हैं, तीसरे भाव से पराक्रम और छोटे भाई को देखते हैं। पराक्रम इन द सेंस हम उस पराक्रम की बात करते हैं, शरीर के काम करने की क्षमता। कहीं आप आलसी तो नहीं हैं, किसी काम को पेंडिंग में तो नहीं डालते हैं। और तीसरे भाव से हम देखते हैं छोटे भाई। अब चौथे भाव से जो केंद्र स्थान है, चौथे भाव से हम माता को देखते हैं, सामाजिक व्यवस्था देखते हैं और भूमि, भवन और वाहन की बात करते हैं। ये चौथे स्थान की बात हो गई। लेकिन विशेष तौर से अगर माता के संदर्भ की कोई समस्या खड़ी हो तो उसे चौथे भाव से हम देखते हैं। पंचम स्थान ये शिक्षा और प्रेम का स्थान है। षष्ठम स्थान रोग और ऋण और कठिन परिश्रम का स्थान है। जो सातवां स्थान है ये विवाह का स्थान है। आज जो हम चर्चा करेंगे तो पंचम स्थान और सातवें स्थान की हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं दोनों भाव से विवाह और विवाह के बाद जीवन में विवाह कैसा रहेगा, पति और पत्नी के संबंध कैसे रहेंगे, उन्हें पत्नी का सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या स्त्री का सुख मिलेगा कि नहीं। देखिए, स्त्री का सुख मिलना और पत्नी का सुख मिलना दोनों में अंतर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों में क्या अंतर है। इसके बाद में अगला जो भाव पड़ता है, 8वां भाव, वो आयु का स्थान है, उसकी चर्चा नहीं करेंगे। 9वां स्थान धर्म और भाग्य का स्थान है, उसकी भी चर्चा नहीं करेंगे। 10वां स्थान कर्म का स्थान है और 11वां स्थान लाभ का स्थान है और 12वां स्थान हमारे व्यय का स्थान है और परलोक का स्थान है। तो आज केवल हम बात करेंगे 5वें स्थान और 7वें स्थान की, क्योंकि यही हमने टाइटल लिया है। ये प्रायः ये देखा गया, हमारे पास लोग जन्मांक करके ये फ़ोन करके ये पूछते हैं या जन्मांक का विश्लेषण कराते हैं कि हमारी लड़की की उम्र होती जा रही है। जब हम शादी के लिए जाते हैं तो कुछ न कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, कारण नहीं समझ में आता है। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सब कुछ है। लड़के की नौकरी है, शरीर भी स्वस्थ है, आचरण भी सही है, चरित्र भी सही है और घर का जो उनकी भौतिक संसाधन माने प्रॉस्परस लाइफ है, जो धन और संपत्ति से संबंधित, वो भी सही है, लेकिन विवाह नहीं हो रहा है। मित्रों, बताते चलते हैं कि 5वां स्थान
ये प्रेम का स्थान है और 7वां स्थान ये विवाह का स्थान है। इन दोनों स्थानों से हम विवाह और विवाह के बाद की जो स्थिति है वो हम देखते हैं। अब ये बता देते हैं, देखिए पुरुष जातक के लिए अगर किसी पुरुष जातक की कुंडली का हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें शुक्र की स्थिति को देखना चाहिए और पंचम स्थान की स्थिति को देखना चाहिए, माने पंचमेश की स्थिति को देखना चाहिए। और अगर किसी स्त्री जातक की बात कर रहे हैं तो गुरु को देखना चाहिए और साथ में सप्तम स्थान के स्वामी को भी देखना चाहिए। क्या कारण? देखिए नवग्रह हैं, नवग्रह में राहु और केतु को किसी भी भाव का अधिपत्य नहीं प्राप्त है, किसी भी राशि का अधिपत्य नहीं प्राप्त है। नवग्रहों में जो 2 ग्रह हैं राहु और केतु को हटा दीजिए, बाकी 7 ग्रह में कोई न कोई ग्रह 5वें और 7वें स्थान का स्वामी अवश्य होगा। अब एक एक ग्रह की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शुक्र की। विवाह को कराने, स्त्री जातक के लिए विवाह को कराने में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तो पहले प्रश्न ये बनता है विवाह विलंब क्यों हो रहा है, तो हम गुरु की स्थिति को देखते हैं स्त्री जातक के लिए। और विवाह होने के बाद आपस में आपसी संबंध तालमेल क्यों नहीं है, हम शुक्र को देखते हैं। अब प्रश्न ये बनता है कि अगर 7वें स्थान में शुक्र है, देखिए शुक्र की 2 राशियां, वृष राशि और तुला राशि। अगर वृष राशि में शुक्र की स्थिति 7वें स्थान में है तो इसका मतलब शुक्र स्वराशि होकर के बैठा है। और जब कोई ग्रह स्वराशि होकर के किसी भाव में बैठ जाता है, उस भाव का जो कारकत्व है, माने जो उसका गुण है, कारकत्व का मतलब समझते हैं, जो उसका गुण है, माने 7वें स्थान का गुण है विवाह। तो जब शुक्र स्वराशि होकर के उस स्थान में बैठता है, स्थित होता है, तो अपने घर को कभी खराब नहीं करता। इसका मतलब विवाह उसे शीघ्र करा देना चाहिए, लेकिन फिर भी विवाह शीघ्र नहीं हो रहा है। और इसकी दूसरी राशि तुला राशि है। तुला राशि में भी अगर 7वें स्थान में शुक्र है तो विवाह को अति शीघ्र करा देना चाहिए। और विवाह को कराने के बाद विवाह की जो आगे वैवाहिक जीवन है वो भी कंटिन्यू अच्छी तरह से चलना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि आपको कुंडली का विवेचन कराना है और कुंडली का विवेचन किसी योग्य आचार्य से कराएं। इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, आइए अब इसको जानते हैं। देखिए 3 ग्रह ऐसे हैं जो सेपरेटर ग्रह हैं। ये जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के कारकत्व को नष्ट कर देते हैं, उनमें दूरी बना देते हैं। उनमें से कौन कौन से ग्रह? सूर्य, शनि और राहु। ये 3 ग्रह ऐसे अगर 7वें स्थान में सूर्य शुक्र के साथ में बैठ जाए तो शुक्र को नष्ट कर देगा, शुक्र को जला देगा। अगर सूर्य 5 डिग्री का है, शुक्र अगर 15 डिग्री का, अगर दोनों में 10 डिग्री का अंतर है तो शुक्र में प्रभाव कम पड़ेगा, तो ये बाधाएं कम डालेगा। अगर इन दोनों में अंश वाइज अंतर अगर 5 डिग्री का है तो आप ये समझ लीजिए शुक्र का प्रभाव नष्ट हो गया। 7वें स्थान में शुक्र अगर स्वराशि भी है तो सूर्य की वजह से विवाह में विलंब होगा। और ये भी हो सकता है कि विवाह में होने के बाद तलाक की स्थिति भी आ जाए। अगर नहीं तलाक की स्थिति भी आएगी तो तलाक जैसी स्थिति बन जाएगी। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि अगर है 7वें स्थान में और अगर सूर्य, राहु और शनि जैसे ग्रह हैं, शनि का तो नाम है शनिश्चर, शनि का जो गोचर है पूरे 12 राशियों का 12 वर्ष का है, तो शनि तो बहुत स्लो प्लैनेट है। तो शनि जिस समय 7वें स्थान में बैठ जाता है सप्तमेश के साथ में, सप्तमेश चाहे शुक्र हो या कोई अन्य ग्रह हो, तो 7वें स्थान के कारकत्व को वो उसमें स्लो ले आता है, बाधाएं उत्पन्न करने लगता है, शुरू करने लगता है। अब जरा और ये जो समझ लेते हैं कि शुक्र
किन किन राशियों में उच्च का और किन किन राशियों में नीच का होता है। शुक्र मीन राशि में उच्च का होता है। अगर 7वें स्थान में शुक्र अगर मीन राशि में है तो अच्छा फल उसको देना चाहिए, अच्छा फल देता भी है। लेकिन कोई अच्छा आदमी अगर अच्छा काम करना चाहता है, अगर उसकी बाह पकड़ करके खींचने वाले या उसकी कलम को लोग रोकने वाले हैं तो अच्छा फल कैसे देगा और अच्छा काम कैसे करेगा? उसके पीछे कारण है, या तो सूर्य उसके साथ में है, या शनि उसके साथ में है, या राहु उसके उस साथ में माने 7वें ग्रह में है, 7वें भाव में, माफ कीजिएगा, या उनकी दृष्टि पड़ रही है। अगर शनि की दृष्टि भी 7वें स्थान में स्वराशि शुक्र के साथ में है या मीन राशि में उच्च के शुक्र के साथ में है तो विवाह में विलंब होगा। और अगर मान लीजिए वृष राशि में भी शुक्र है और सूर्य की दृष्टि पड़ रही, 7वीं दृष्टि भी पड़ रही, या सूर्य उस भाव में है, या राहु की भी दृष्टि अगर पड़ रही है, या शनि की तीसरी, 7वीं और 10वीं भी दृष्टि पड़ रही तो भी विवाह में बाधाएं उत्पन्न होंगी। माँ बाप ऊब जाते हैं और घर वालों से कहने लगते हैं कि भैया हम इस लड़के की शादी में या इस लड़के की शादी में हम परेशान हो गए, हम ऊब गए। लेकिन वो अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं कराते, उनको ये चाहिए किसी योग्य आचार्य से जन्मांक का विश्लेषण कराएं। और सप्तम स्थान का और सप्तम स्थान पर बाधाएं डालने वाले जो ग्रह हैं जैसे सूर्य है, शुक्र और शनि है, इनकी शांति कराएं तो विवाह हो जाएगा। देखिए, दवा तभी असर करती है जब मर्ज का डायग्नोसिस हो जाए। प्राय हमने आचार्यों को ये देखा, राहु खराब है, राहु का रत्न उन्होंने पहना दिया। क्यों पहना देते हो भाई? कहते राहु खराब है। अरे जो चीज़ खराब है उसको पावर दे दोगे तो उसका क्या होगा? क्या अच्छा हो जाएगा? वो खराब हो जाएगा। राहु की शांति कराएं। और राहु से अगर 7वें स्थान में विवाह में बाधाएं पड़ रही हैं तो सप्तम स्थान की भी का जाप कराएं। इन दोनों ग्रहों को अगर अच्छी तरह से इनका जाप और पूजन विधि अगर इनकी कराई जाए तो विवाह निश्चित होगा ही, मेरी गारंटी। अब बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि में शुक्र नीच का होता है। अपने से 7वें अगर उच्च का है तो अपने से 7वें ये नीच का है। तो कन्या राशि में अगर शुक्र 7वें स्थान में है तो विवाह को होने नहीं देगा। अगर विवाह हो भी जाएगा तो वो लड़ाई झगड़ा की स्थिति बने। और अगर इसके साथ में कहीं तप्त ग्रह है, क्रूर ग्रह है या पाप ग्रह है, मंगल, राहु और शनि जैसे अगर ग्रह हैं तो मालूम किस तरीके के जो झगड़े होते हैं। टिफिन लेट हो गया, आज ऑफिस से देर क्यों आए, घर का खर्च नहीं चलता, इस तरीके की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और ज़्यादा विवाद की स्थिति बनती है तो तलाक की नौबत आ जाती है। तो हमने अपने इस थंबनेल में ये लिखा है कि कारण तो हमने आपको लगभग बताया। देखिए 15 से 20 मिनट में, या वीडियो को अगर बहुत लंबा कर दे तो आप लोग देखेंगे नहीं, तो इतने में इतने ही कारण बताए जा सकते हैं। एक बात और जो है बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए इन ग्रहों जो भी सिम्टम्स हमने बताए कि जैसे सूर्य के साथ में शुक्र है, माफ़ कीजिएगा, शुक्र के साथ में सूर्य है, शुक्र के साथ में राहु है, शुक्र के साथ में शनि है, शुक्र के साथ में मंगल है, केंद्र स्थान में 1, 4, 7 माने पहला, चौथा, 7वां और 10वें स्थान में अगर ये स्थिति बन रही है तो भी शुक्र पीड़ित होगा, विवाह में विलंब अवश्य होगा। अब एक अपवाद बता देता हूँ। क्या अपवाद? कभी कभी ये स्थिति बनती तो है लेकिन विवाह में विलंब नहीं होता है। तो ज्योतिष के ऐसे विद्यार्थी हैं जो ज्योतिष को सीख रहे हैं तो उनको ये देखना चाहिए
कि अगर एक ग्रह की खराब दृष्टि पड़ रही है, अगर एक ग्रह विवाह को लेट करा रहा है, अगर गुरु जैसा उच्च का ग्रह की उसकी दृष्टि पड़ रही है, तो विवाह समय से हो जाएगा, लेट नहीं होगा। विवाह की उम्र 25 से 30 वर्ष होती है, इसके बाद में विवाह में देरी मानी जाती है। तो ये तो हमने कुछ सिम्टम्स बताए, अब दोबारा इन्हें पुनः दोहराना ठीक नहीं है। आप लोगों को चाहिए ये कि कुंडली को देखें, अगर हो सके तो आप कुंडली का विश्लेषण हमसे भी जो करा सकते हैं। नीचे दिए गए नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज डालिए और समय लीजिए, हम आपकी कुंडली का विश्लेषण कर देंगे एक दक्षिणा के साथ। तो हमारा कहने का मतलब ये कि कुंडली का विश्लेषण कराएं, शुक्र और गुरु की स्थिति को देखें, और सप्तम, कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तमेश मान लीजिए शुक्र और गुरु नहीं है, सप्तमेश मान लीजिए सूर्य है या सप्तमेश शनि है, और शनि अगर नीच का है तो भी विवाह विलंब। हमारा उद्देश्य देखिए, शुक्र और गुरु को हमने इसलिए लिया कि ये दोनों ग्रह विवाह कराने में सहयोग प्रदान करते हैं। बात यहाँ प्रमुख रूप से पंचमेश माने पंचम स्थान के स्वामी की और सप्तम स्थान के स्वामी की हो रही है। तो जन्मांक का जब विश्लेषण करें, आचार्यों को भी ये चाहिए, जब जन्मांक का विश्लेषण करें तो सबसे पहले सप्तमेश पर दृष्टि डालें और पंचमेश पर दृष्टि। अगर पंचमेश और सप्तमेश के युति अगर इनका अगर कंजक्शन कहीं मिल रहा है तो प्रेम विवाह हो जाएगा, और प्रेम विवाह अच्छा भी चलेगा अगर शुक्र के ऊपर ये जो पाप ग्रह हमें बताए अगर इनका प्रभाव नहीं होता। हमारे पास लोग जन्मांक मिलान के लिए भेजते हैं और ये कहते हैं कि आप ये देखो लड़का मांगलिक तो नहीं है। मंगल को इतना बदनाम करके रख दिया है कि अगर 7वें स्थान में मंगल है और चौथे स्थान में मंगल है, 8वें स्थान में मंगल है, 12वें स्थान में मंगल है, तो विवाह हो ही नहीं सकता है। मैंने केवल एक ग्रह के ऊपर उठाया, उन्होंने ठीकरा फोड़ दिया, ऐसा नहीं। मंगल की तरह से ही मांगलिक दोष को बनाने वाले विवाह में बाधक ग्रह सूर्य भी हैं। सूर्य जला देता, नष्ट कर देता शुक्र को, सूर्य भी है, शनि भी है और राहु भी है। तो आचार्यों को केवल मांगलिक दोष मंगल से ही नहीं देखना चाहिए। हमारे पास लोग आचार्य भी जन्मांक लेकर के आते हैं और ये कहते हैं कि गुरुजी मांगलिक नहीं है फिर भी विवाह नहीं हो रहा है, क्या कारण है। तो ये वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है, उन लोगों को चाहिए ये कि जन्मांक का विधिवत विश्लेषण करें, शुक्र की स्थिति को देखें, गुरु की स्थिति को देखें, पंचम स्थान को देखें, पंचम स्थान के स्वामी को देखें, सप्तम स्थान को देखें, सप्तम स्थान के स्वामी को देखें। अगर पंचम स्थान का स्वामी पंचम में हो तो उस पर लगने वाली दृष्टि या उन भाव में सूर्य, मंगल और राहु जैसा और शनि जैसे ग्रह अगर हैं तो नहीं, ये विचार करें। इसके बाद सप्तम स्थान को देखें, सप्तमेश को देखें। अगर सप्तम स्थान का स्वामी 7वें में है तो ये देखें उनके साथ में सूर्य, शनि और मंगल जैसे सेपरेटर ग्रह जो कारकत्व में दूरी लाने वाले ग्रह तो नहीं है। ये 2 पॉइंट हमने मोटे मोटे हम आपको बताए। अगर मान लीजिए ये स्थिति पंचम और सप्तम स्थान में नहीं मिलती है, तब क्या करेंगे आप? तब ये देखेंगे कि पंचमेश माने पंचम स्थान का स्वामी पूरी जन्म कुंडली 12 भाव में, शुक्र 12 भाव में, मान लीजिए पंचमेश हमारा कोई ऐसा ग्रह है जो शुक्र और आपका अन्य ग्रह नहीं है, मान लीजिए पंचमेश आपका बुध है, तो बुध के साथ में सेपरेटर ग्रह सूर्य तो नहीं है, बुध के साथ में शनि तो नहीं है, बुध के साथ में राहु तो नहीं है, बुध के ऊपर इनकी दृष्टि तो नहीं है, ये देखें तो प्रेम विवाह हो ही नहीं सकता। ये कुंडली पूरे 12 भावों की बात, पहले हमने पंचम और सप्तम स्थान की हमने
कंडीशन बताई। इसके बाद में हमने पंचमेश पंचम स्थान का स्वामी, सप्तमेश और सप्तम स्थान के स्वामी के ऊपर अगर 3-4 सेपरेटर ग्रहों की दृष्टि भी पड़ रही है तो विवाह में विलम्ब होगा। और अगर 2 सेपरेटर ग्रहों की दृष्टि या उनकी युति बन रही, माने उनका अगर कंजक्शन पंचम स्थान, 7वें स्थान में या केंद्र के किसी स्थान में पड़ रहा है, तो विवाह अगर गुरु करवा भी देता है तो तलाक होगा, ये गारंटी है हमारी। मित्रों, वीडियो लंबा हो रहा है, ये विषय ही ऐसा है। अब हम आपसे कुछ उपाय की बात कर लेते हैं, बहुत ही अतिशीघ्र। अगर ये स्थिति बने तो आपको पंचमेश की आराधना करानी चाहिए, सप्तमेश की आराधना करानी चाहिए। अगर इन दोनों भावों पर व्यवधान डालने वाले सूर्य, शुक्र और शनि हैं तो इनका जाप कराना चाहिए। अब मंत्र देख लीजिए। सूर्य का मंत्र है ओम घृण सूर्याय नमः। राहु का मंत्र ओम राम रावे नमः। 18,000 मंत्रों का जाप होता, कलयुग में 4 गुना, 18 चौको 72,000 मंत्रों का जाप ये शांति करा गए। शनि का ओम सम शनैश्चराय नमः, 23,000 मंत्रों का जाप, कलयुग में 4 गुना। एक बार से काम नहीं बनेगा। एट द टाइम ऑफ बर्थ, अगर जन्म के समय ये कंडीशन बन रही है तो आपको हर साल 2 साल में ये उपाय आपको करने पड़ेंगे। एक बार के दवा खा लेने से मर्द कुछ समय के लिए ठीक होता है। देखिए, ये ग्रह दीर्घकालिक ग्रह है, इनसे उत्पन्न रोग और इनसे उत्पन्न परेशानियां, इनकी शांति कराने से ही ठीक होती है। मित्रों, इसके साथ में हमारा ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। और एक आपसे हमारा अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रयास ये करें कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुंचेगा तो हमें भी अच्छा लगेगा और हमें ये लगेगा हमारी जो नॉलेज है। और अगर जन्म कुंडली विश्लेषण के लिए कोई ना मिले तो नीचे जो हमारा नंबर दिया है, नंबर मैं आपको बता भी देता हूँ, 94503476 ये नंबर है। और इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालें, समय ले लें और जन्म कुंडली का विश्लेषण एक नॉमिनल शुल्क के साथ में आप करा लें। हम आपको उपाय भी बता देंगे, जैसा भी हमने आपको कारण, निवारण और सटीक समाधान बताया। अब हम आपसे विदा लेते हैं। आपने हमको ढंग से सुना, वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री राम।